इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जिनमें कुछ हिंदी साहित्य के हैं और कुछ हिंदी व्याकरण के हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न दिया जा रहा है कि सही कथन को पढ़िए। इलाचंद जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये पहला वाक्य है। दूसरा है झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। तीसरा है दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और चौथा विकल्प डी है राहुल सांकृत्यायन लब्ध प्रतिष्ठित आलोचनाकार हैं। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर बी सही है, झूठा सच के लेखक यशपाल। प्रश्न अगला है, इनमें से एक कथन सही है, उसे पहचानिए। तो चारों विकल्पों में विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा है ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। तीसरा सी विकल्प है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा विकल्प डी है झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर सी गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यही विकल्प सही है। प्रश्न अगला है, सही कथन को पहचान कर लिखिए। जिसमें पहला विकल्प है तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तीसरा है यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा है मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर ए तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यही विकल्प सही है। प्रश्न अगला है, तार सप्तक की प्रथम महिला लेखिका कौन है? तो विकल्प ए है शकुंतला माथुर। विकल्प दो है महादेवी वर्मा। तीसरा है शिवरानी देवी। और चौथा है सुभद्रा सिंह चौहान। तो इसमें विकल्प नंबर ए शकुंतला माथुर को तार सप्तक की प्रथम महिला लेखिका माना जाता है। प्रश्न अगला है, जिंदगी मुस्कराई नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं। तो चार विकल्प दिए गए हैं प्रेमचंद, राय कृष्णदास, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर परसाई। तो इन चारों विकल्पों में जिंदगी मुस्कराई नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं विकल्प सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? पहला है देवेंद्र, दूसरा है इत्यादि, तीसरा है तल्लीन और चौथा है हिमालय। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर ए सही है देवेंद्र। देवेंद्र शब्द देव प्लस इंद्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रश्न अगला है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है अनु प्लस आय, दूसरा है अनु प्लस आय, तीसरा है अनु प्लस आय और चौथा है अनु प्लस आय। तो इसमें विकल्प नंबर अनु प्लस आय विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न अगला है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? पहला है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है यण संधि। तो सदैव शब्द में सदा प्लस एव दो शब्दों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, जो वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें परो प्लस उपकार पहला विकल्प है, दूसरा है परो प्लस पकार, तीसरा विकल्प सी है पर प्लस उपकार और चौथा डी विकल्प है परा प्लस उपकार। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर सी पर प्लस उपकार सही होगा, क्योंकि आ और ओ मिलकर के ओ हो जाता है, इसलिए परोपकार शब्द में गुण संधि है, विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न अगला है, यथा रुचि में समास है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है डी विकल्प तत्पुरुष समास। तो यथा और रुचि दो शब्दों के मेल से यथा रुचि शब्द बना है। यथा शब्द अव्यय है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न अगला है, महाजन शब्द में समास है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो महाजन शब्द जो है वो महा और जन शब्द से मिलकर के बना है, जिसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर डी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु में कौन सा समास है?
तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास। अजात शत्रु शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है अजात और दूसरा है शत्रु, अर्थात जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इसका विकल्प जो भी होना चाहिए वो इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, और इसका वास्तविक उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। प्रश्न अगला है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञावाची हो वह है। तो पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो इन चारों विकल्पों में ऊपर की परिभाषा के अनुसार प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञावाची द्विगु समास के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न अगला है, सप्तर्ष शब्द में समास है। पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो इस शब्द में सप्त प्लस ऋषि 2 शब्दों के समूह से बना हुआ यह शब्द है, यानी 7 ऋषियों का समूह सप्तर्ष। तो पहला संख्यावाची है, दूसरा संज्ञावाची है, इसके लिए इसे द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाएगा, विकल्प ए सही है। प्रश्न अगला है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, यानी पहला है द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो जहाँ पर कोई पद प्रधान न हो बल्कि उसके कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न अगला है, पंचवटी शब्द में कौन समास है। तो इसमें पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय और चौथा बहुव्रीहि है। इन चारों विकल्पों में पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः के आधार पर संख्यावाची और संज्ञावाची शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आता है, इसलिए पहला विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है। पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है विकल्प तत्पुरुष समास। पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटी, जहाँ पर कारक के चिन्हों का लोप होता है 2 पदों के बीच में, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तदनुसार विकल्प नंबर डी सही होगा, पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। प्रश्न अगला है, मनमाना में समास है। मनमाना शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो मनमाना में पहला विकल्प दिया है बहुव्रीहि समास, दूसरा दिया है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। मन ने माना यह इसका विग्रह होगा, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। पहला है दशानन, दूसरा है तिरंगा, तीसरा है एकदंत और चौथा है विकल्प नंबर डी त्रिभुवन। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही होगा, त्रिभुवन। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। प्रश्न अगला है, समास शब्द का अर्थ है। पहला है संक्षेप, दूसरा है टिप्पणी, तीसरा है सार और चौथा भी विकल्प संक्षेप ही दिया हुआ है। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण की प्रक्रिया, अर्थात ए और डी यह दोनों विकल्प सही हैं। प्रश्न अगला है, चौराहा शब्द में समास है। पहला है विकल्प तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह, इसलिए इस शब्द में द्विगु समास का प्रयोग किया गया है और विकल्प नंबर सी सही है, चौराहा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, रोग पीड़ित शब्द में समास है। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो इसका विग्रह होगा रोग से पीड़ित, अर्थात कारक के चिन्हों का लोप जहाँ पर होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास कहा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न अगला है, यथाशीघ्र शब्द का समास है। अर्थात कहने के मतलब यथाशीघ्र शब्द में समास पूछा जा रहा है, जिसका विकल्प कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। इसमें यथा शब्द अव्यय है, इस कारण इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास, जो विकल्प नंबर डी के अंतर्गत दिखाया गया है। प्रश्न अगला है,
राजपुत्र में कौन सा समास है? परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजपुत्र शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका जो विग्रह होगा वो होगा राजा का पुत्र, अर्थात यहाँ पर कारक के चिन्ह का लोप है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास वाला विकल्प अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? तो पहला दिया है उपसर्ग, दूसरा दिया है संधि, तीसरा दिया है अन्वय और चौथा दिया है अव्यय। अथवा शब्द अव्यय के अंतर्गत आता है। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन और विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रत्येक परिस्थिति में ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। इस कारण विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न अगला है, लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है, अर्थात अकर्मक और सकर्मक, ये सी और डी विकल्प दिए हुए हैं। बी विकल्प है इनमें से कोई नहीं और ए विकल्प है दोनों। तो लड़का सोता है, यह कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए अकर्मक वाक्य है, इस कारण इसका विकल्प सी सही होगा। प्रश्न अगला है, अकर्मक का अर्थ क्या है? अर्थात कर्म में निरत, कर्म रहित, कर्मशील और कर्मवान। इन चारों शब्दों में अकर्मक का सही अर्थ स्पष्ट करना है, अर्थात बताना है अकर्मक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा कर्म रहित, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित। प्रश्न अगला है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो वह थोड़ा बीमार है, अर्थात इसका विकल्प होगा सही डी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न अगला है, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। अर्थात ये कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है अथवा भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे खाया नहीं जाता वाक्य जो है वो भाववाच्य है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न अगला है, स्थावर का विलोम क्या होगा? पहला है सचल, दूसरा है चंचल, तीसरा है चेतन और चौथा विकल्प डी है जंगम। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न अगला है, मूक शब्द का विलोम क्या है? मूक शब्द का विलोम पहला दिया है अल्पभाषी, दूसरा दिया है वाचाल और तीसरा दिया है लुटभाषी, चौथा दिया है कटभाषी। तो मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न अगला है, जंगम का विलोम शब्द है स्थावर, दुर्गम, अगम और चंचल। तो जंगम का विलोम होता है स्थावर, इस कारण विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है। पहला है अवमूलन, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है रोपण और चौथा है विकल्प नंबर डी संश्लेषण। तो उन्मूलन का होगा रोपण, विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न अगला है, गौरव का विलोम शब्द है। पहला है लाघव, दूसरा है लघुत्व, तीसरा है लघुता और चौथा है लघुत्तम। तो गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव, इसलिए विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न अगला है, सृष्टि का विलोम क्या है? पहला है अप्रलय, दूसरा है सृष्टि, तीसरा है प्रलय और चौथा है समष्टि। तो सृष्टि शब्द का विलोम होता है प्रलय, इसलिए प्रश्न नंबर 30 का जवाब होगा विकल्प नंबर सी प्रलय। प्रश्न अगला है, तिमिर शब्द का विलोम है। पहला है आलोक, दूसरा है किरण, तीसरा है रंगीन और चौथा है रंगहीन। तो इन चारों विकल्पों में तिमिर माने होता है अंधकार, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही होगा आलोक, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। प्रश्न अगला है, उपकार शब्द का विलोम है। पहला विकल्प है विकार, दूसरा है अनुपकार, तीसरा है अपकार और चौथा है तिरस्कार। तो इन चारों विकल्पों में उपकार शब्द का सही विलोम शब्द होगा
अपकार, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न अगला है, अमर शब्द का विलोम है, अर्थात अमर शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, जिसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है मृतक, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है मरण और चौथा है मर्त्य। तो अमर शब्द का सही विलोम शब्द होगा मर्त्य, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वजाति का विलोम है, पहला है अजाति, दूसरा है कुजाति, तीसरा है सुजाति और चौथा है विजाति। तो स्वजाति शब्द का विलोम शब्द है विजाति, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न अगला है, अमित शब्द का विलोम है, पहला है सुमित, दूसरा है कुमित, तीसरा है परिमित और चौथा है दुर्मित। तो अमित शब्द का विलोम होगा परिमित, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न अगला है, निर्दय शब्द का विलोम है, पहला है सह्य, दूसरा है सहृदय, तीसरा है सदय और चौथा है सभय। तो निर्दय शब्द का विलोम होगा सदय, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न अगला है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, पहला है अपरोक्ष, दूसरा है परोक्ष, तीसरा है सुंदर और चौथा है प्रत्यय। तो इन चारों विकल्पों में प्रत्यक्ष शब्द का सही शब्द है परोक्ष। प्रत्यक्ष माने आंखों के सामने और प्रत्यक्ष माने होता है आंखों के पीछे। तो विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न अगला है, धनी का विलोम शब्द है, पहला है धनहीन, दूसरा है अधीन और तीसरा है अधनी, चौथा है निर्धन। तो धनी शब्द का विलोम होगा निर्धन, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न अगला है, अथ का विलोम है, पहला है पूर्ण, दूसरा है समास, तीसरा है इति और चौथा है खत्म। तो अथ शब्द का विलोम होता है इति, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न अगला है, अनुलोम शब्द का विपरीत क्या है, पहला है सुलोम, दूसरा है प्रतिलोम, तीसरा है अनुलोम और चौथा है अवलोम। तो अनुलोम शब्द का विलोम शब्द होगा प्रतिलोम, इसलिए 40 नंबर का विकल्प नंबर बी सही होगा।